कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मीडिया से कह दूं क्या मैं खुलेआम रे। जाने माने फिल्म एडिटर, निर्देशक और लेखक के बज गया बाजा, आया आजा बुलेट राजा, बुलेट राजा। राहुल श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। इश्क में जप लो सब ये माला, हरे गोविंदा हरे गोपाला। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार की आमद है जो एडिटर भी हैं, लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। वो हैं राहुल श्रीवास्तव जी। उनके खाते में बहुत सारी फिल्में हैं और बहुत सारे एडिटर का काम है। तो उनका हम स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। राहुल जी, आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। मुझे आगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की जो वाइब है वो बॉम्बे शहर में मिलती नहीं है। जिस तरह के सुकून से बैठे हैं हम और जो आसपास का माहौल है वो देख बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ जी। तो विविध भारती से आपका एक गहरा नाता रहा है, रेडियो से खास तौर से। हमने कहीं पढ़ा है आपके बारे में कि आप आकाशवाणी इलाहाबाद में युवाणी कार्यक्रम किया करते थे। तो वो युवाणी वाले दिन याद कीजिए और बताइए हमारे श्रोताओं को क्या यादें हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सिर्फ मेरी उम्र बढ़ गई है और मैं उसी तरह के स्टूडियो में इलाहाबाद में इस समय बैठा हूँ। अच्छा। और युवाणी में मुझे याद है रूपम नारायण पांडे मैम जी थी। जब इलाहाबाद के आकाशवाणी में गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोल लोगे। मैंने कहा जी। बोले को रेडियो में एक चीज ध्यान रखना कि बोलते बोलते ए मत करना, या तो पहले अपने विचार बना लेना। और वो बहुत कमाल की बात थी कि उससे मुझे बहुत एक दिशा मिली कि अपनी बातों को जब रखें, इवन अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगला क्या बोलने वाला हूँ। और उसके चलते कि वो मैं गया फिर ये जो चीज हटी, ये सिर्फ उनका योगदान है। फिर उन्होंने मुझे युवाणी पे, और मुझे अभी भी मैं वो शीट रखा हूँ, आपको कभी दिखाऊंगा, 120 रुपए मिलते थे। और वो शायद नियम था कि 2 या 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। तो मैं इतना जब बातें होने लगी, कहानियां सुनाई, तो उस समय बता रहा हूँ पोस्ट कार्ड आते थे। तो मुझे रूपम मैम ने दिखाई दी तुम्हारी कहानी पढ़ने पे इतने कुछ थे, कुछ 60-70 पोस्ट कार्ड आए थे। देखो तुम्हारे नाम के पोस्ट कार्ड आए हैं, ये कहानी सुनने वालों के। और तब पता चला कि अच्छा, विविध भारतीय स्टेशन को इतने लोग सुनते हैं और अभी भी बैठ के मतलब इंतजार करते हैं कि एक स्लॉट का कि कब ये कार्यक्रम आएगा, वो सुनेंगे। तो बड़ी प्यारी यादें हैं। दूसरा वो रेडियो स्टेशन जाना, अंदर एक डिसिप्लिन वे में बैठना। और वैसे मोबाइल वगैरह थे ही नहीं, तो और कोई दुनिया में काम भी नहीं था इधर उधर ध्यान बटने का, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बड़ी प्यारी यादें हैं। वो सारी इक्विपमेंट आज यहाँ देख रहा हूँ, काफी कुछ तो अच्छा लग रहा है देखकर। तो इलाहाबाद आकाशवाणी की ये याद है। और विविध भारती आप अभी भी सुनते हैं, कैसा लगता है आपको सुनना? एक्चुअली अगर आप देखें कार वगैरह में सब इस तरह से किए गए हैं कि उसको ढूंढने के लिए आपको स्टेशन ढूंढना पड़ता है, जो कि मैं लगा के रखा हूँ। और इंटरनेट पे भी या लैपटॉप पे। और वो कुछ खास प्रोग्राम जो है वो अपने जो सुनने के हैं, जैसे आपका भी एक है, और क्योंकि आपसे पहचान भी, तो आपकी आवाज सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी सास जो है उनको भी सुनाया था मैंने, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, वो भी सुनती हैं। सखी सहेली प्रोग्राम। हाँ। अच्छा। और दूसरा ये कि बाकी जो आप जानती हैं कि जो पुराने गाने सुनने का मन हो तो यूट्यूब से अच्छा तो कोई साधन है ही नहीं कि जो मन हुआ तुरंत आ गया। और जो एसोसिएशन है भी नॉस्टैल्जिक फील का, वो विविध भारती का है जी। विविध भारती से पुराने गानों का प्रोग्राम होता है, भूले बिसरे गीत, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक। और ऑलमोस्ट 7:30 से 8 भी 70s के गाने बजते हैं। तो विविध भारती पर पुराने गानों का बहुत सारे चंक है। बहरहाल हम वापस चलते हैं इलाहाबाद की ओर। अपने इलाहाबाद के अनुभव साझा कीजिए। पढ़ाई के दिनों के कैसे थे आप पढ़ाई में, और किस तरह से पढ़ाई आप करते थे? मतलब बड़े नॉटी थे या बड़े सिंसियर होकर पढ़ाई करते थे? नहीं, बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा दबंग किस्म के थे। और वो बात बात पे मार देना उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात थी। अच्छा। और वो उससे बिलीव करते थे कि जब तक पीटोगे नहीं तब तक ठीक से रहेंगे नहीं। जो कि मेरी 2 बेटियां, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसके चलते बहुत ही डरा सा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो इलाहाबाद का योगदान था। इलाहाबाद में महेश चंद्र चट्टोपाध्याय सर, जो कि फिल्म सोसाइटी चलाते हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, रूपम मैम का नाम लिया। इलाहाबाद में थिएटर किया भौमिक दा के साथ। तो ऐसा इन लोगों की संगत में, वो कहूँगी इलाहाबाद की मिट्टी थी, वहां के लोग थे जिन्होंने खुलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात थी बाल भवन जाना। वो मेरे लिए एक तरीके का ऐसे लगता था कि एक नया ही आसमान दिख गया। और वहां पे डायरेक्टर आंटी सुमित्रा उग्रा नाम था उनका, अभी भी है आंटी
दिल्ली में रहती हैं, तो मैं अभी मिल के भी आया उनसे। तो बाल भवन जो था, मैं कहता हूँ वो पहले जो कदम था इस चीज को समझने का, जहाँ पे नाटक किया हमने, जहाँ हम लोगों ने आपस में मिलके बहुत कुछ कला था, संगीत थी, सब चीज सीखा, तो वो इलाहाबाद का डेफिनेटली इसी की। और दूसरा मुझे लगता है वहाँ विश्वविद्यालय के चलते और ये सारी चीजों के चलते वहाँ पे आपको पता होगा शायद नहीं, एक वहाँ पे सीएवी इंटर कॉलेज है और उसके बगल में एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट है। जी। तो मैं लगभग 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मुझे बुलाया गया था वर्कशॉप के लिए। मैं वहां गया तो पता चला कि एक समय में जब फिल्म्स डिवीजन चाहता था कि गांव-गांव के लोग फिल्म देखें, तो वो जो पर्दा लटका के बैलगाड़ी से जाते थे और फिल्में चलाते थे, तो इलाहाबाद में एक सेंटर है जहां पे पूरी मशीन पड़ी है, इसे स्टीनबेक कहते हैं, जहां पे आप एडिट कर सकते हैं। एक लैब थी जहां पे पूरी नेगेटिव, अब तो नेगेटिव कोई जानता नहीं, डिजिटल सब होता है, नेगेटिव प्रोसेस हो सकती थी। मैं वहां गया बच्चों को लेके, आप बताने से होता ना कि दिल वो हो जाता है ना कि चूहे निकल रहे थे, सारे स्टाफ लोग बैठे हैं बाहर, रोज धूप सेकते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि कुछ अब ऐसा काम बचा नहीं है, जमाना बदला, तकनीक बदली, लेकिन वो जो आप सोचिए इलाहाबाद जैसी जगहों पे ये होना कमाल की बात है। बिल्कुल। और इन सब का जब कुछ ना कुछ इससे जरूर सोखा होगा, पाया होगा। जी बिल्कुल, एक तिलिस्म सा होता है इन चीजों को देखकर। अच्छा हमें बताइए राहुल जी कि आप जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, विश्वविद्यालय जाते थे और नाटकों से जुड़ गए थे, तो ये नाटकों की दुनिया में आए कैसे आप? किसकी इंस्पिरेशन आपको मिली? क्या आपने बचपन से ही सोच रखा था कि आप फिल्मों की दुनिया में आएंगे? मैं आपसे सच बताऊं, सुनने में शायद अच्छा लगे, पर मैं अपने घर से भागना चाहता था, कहीं जाना चाहता था जहां मुझे सुकून मिले। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता था। मैंने कई कहानियों में भी इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा मेरे लिखे हुए में। तो वो मुझे जो सबसे बड़ा ऐसे कहूँ आश्रय मिला, वो बाल भवन मिला, जहां पे कोई भी निगाह जो मुझे जज नहीं कर रही है, ना तलाश रही है, और मुझे वो करने दे रही है जो मेरा मन हो। तो वो सबसे पहला जो कदम था वो बाल भवन था। और फिर मैं कहता हूँ, आप बताऊं कि मुझे लगता है हम सबका दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड है। जब मैं आसमान में हो सकता है जब चांद तारे देख रहा हूँ तो कुछ कविता सूझ रही हो, जबकि मेरी सगी बुआ की बेटी है, नाम सुना होगा आपने, रितु करिढाल, जो कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं, वो भी चांद तारे देख रही थी, तो उनको लग रहा था वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो मुझे लगता है हम सबका दिमाग अलग अलग चीजों वायर्ड है और अलग अलग तरीके से उसी चीज को अपने आत्मसात करता है। तो मैंने शायद उसमें से कुछ कविता या कहानी आत्मसात की। दीदी ने चांद तक जाने की, वो सैटेलाइट तक जाएंगे कैसे, रॉकेट उड़ेगा कैसे, ईंधन क्या होगा, वगैरह वगैरह पे सोचा होगा। तो उसी के चलते जो चीज मुझे इलाहाबाद में दिखी और मिली, उसमें से ये था। पुस्तक लाइब्रेरीज थी और उन सबसे अचानक जो है मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो खींचती रह गई। मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, मुझे लगता है कि ये होना था और वो मुझे अच्छे लगते गए। तो मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पहुंच गया और डॉक्टर धर वहां पे डायरेक्टर थी। तो मैंने कहा मुझे तो पढ़ना है किताबें। तो बोली नहीं, हम तो बाहर वालों को इसकी लाइब्रेरी यूज नहीं करने देते, आम जनता के लिए नहीं है ये खास उसके लिए। फिर मैंने धरना दे दिया उनके पास। अच्छा कि और मैं उस लाइब्रेरी में मैंने फिर एक क्या कहते हैं घुसपैठी की तरह घुस के सब किताबें पढ़ डाली। जी तो वहां से आपके लिखने पढ़ने की शुरुआत हुई और नाटकों से जुड़े। तो किसी बड़े नाटककार या थिएटर ग्रुप से जुड़े, उनकी कोई खास याद है आपकी? जी हाँ, इलाहाबाद में कार्यशालाएं की और जो सबसे बड़ी याद है वो है सचिन तिवारी सर ने जब महाभोज नाटक किया था, तो मैं उसमें भीड़ का हिस्सा था और मेरा काम था चिल्लाना, बीसू की मौत का जवाब दो, बीसू की मौत का जवाब दो। और मैंने बड़े अच्छे से चिल्लाया, सब किया था। मुझे बिल्कुल नहीं आता था नाटक वाटक करना, लेकिन वो हल्का सा मेकअप लगा के नंगे पैर स्टेज की लाइट में जब उतरते हैं ना, वो जो जमीन जब पैरों से छूती है, वो एक अजीब सी सिहरन होती है और आप बदल जाते हैं। और वो बदल जाना और अंधेरे में किसी को नहीं देख पाना, तो कुछ लगता है हम खास हो गए हैं, वो था। और दूसरा फिर मैंने एक कार्यशाला की, अनिल रंजन भौमिक दादा इलाहाबाद में, उनका समानांतर थिएटर है, उनके साथ एक वर्कशॉप की। तो वहां से बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे बड़ा था अनुशासन की, सुबह सुबह जो यूनियन हॉल पहुंच जाना 6:30 बजे तक, झाड़ू लगाना, साफ करके रखना, दादा आएंगे, वर्कशॉप शुरू करेंगे, फिर वो जो भी कराएंगे, आ ई ऊ चिल्लाएंगे, उछल कूद कराएंगे, वो सब करो। और उसके बाद शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो चूंकि उस समय आपको ना यूट्यूब है आपके पास ना, आप गूगल करके किसी को तौल सकते हैं कि ये क्या करा रहे हैं, वो हमारे लिए परम सत्य वही है जो सामने है। मेरे ख्याल से उससे सीखना आसान हो जाता है कि जब आपको पता रहता है कि यही जो बता रहे हैं इसी में से कुछ मिलेगा, तो सीखते गए, वो सोचते गए, पक्का रियाज हो जाता है। पक्का रियाज। और शायद यही वजह है कि मुंबई जैसे महानगर में आके शुरुआती स्ट्रगल भी कोई भारी नहीं लगता है। जब सब कुछ जमीन बनी बनाई मिलती है तो शायद संघर्ष का वो एहसास नहीं रह जाता है। बहरहाल, तो इलाहाबाद की वो दुनिया छोड़कर आप मुंबई जैसे
महानगर में किस तरह से आए, क्या कहानी है, कैसे सफर पूरा किया आपने? इलाहाबाद में 12वीं तक जीआईसी में पढ़ाई की, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फिर बीकॉम कर रहे थे। उसके बाद पता चल गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये पता कैसे चला, क्योंकि इलाहाबाद में एक फिल्म सोसाइटी है, वो भी इलाहाबाद इस मामले में भाग्यशाली है। ये फिल्म सोसाइटी लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, बरेली में नहीं, कहीं नहीं है, सिर्फ इलाहाबाद में, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसके जो हेड थे या जिसको चलाते थे, बहुत ही पैशन से, क्योंकि उनको अपना व्यक्तिगत समय देके चलाते थे। ट्रेन से रील आती थी पूना से, तो हम लोग जाते थे उसको रील को लेके आना। और साइंस फैकल्टी में फिल्में लगती थी, फ्रेंच फिल्में, सबटाइटल तक पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमेशा से हिंदी मीडियम के पढ़े थे, पर देखते थे तो लगता था ये फिल्में बनती कहाँ हैं। ये एरिक रोमर की फिल्में थी, गोदार्ड की फिल्म थी, और बड़ा अजीब सा था, क्योंकि उसी समय बाहर चल रही थी करण अर्जुन या वैसी फिल्में जिससे कोई नफरत नहीं थी, पर ये कुछ खास थी, ये कैसे होती हैं। तो जो पूछा चट्टोपाध्याय सर से, तो उन्होंने बताया तो फिल्म इंस्टीट्यूट में बनती हैं। हमको फिर तो वहीं जाना है। जी। तो फिर उनसे बोला कि सर बताइए, तो बोले नहीं, हम अपनी लाइब्रेरी ऐसे नहीं देते किसी को। फिर उनके पीछे पड़ गए, वहां धरना दे दिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे उनका है। तो वो भी जब हार गए तो बोले अच्छा करो चाबी लो, और चुपचाप जब हम जाएं क्लास में तो खोल के जो पढ़ लेना किताब, चुपचाप रख के चाबियां रख जाना ड्रॉर में। ऐसे मिले, मैं कहता हूँ आप जब तक नहीं चलते ना तो कुछ नहीं में हो, एक बार चलने लगो ना और जिद पे आ जाओ, मैं बता रहा हूँ फिर कोई अवरोध पैदा ही नहीं होता, लोग अपने आप आके जो भी सिखाया है। जैसे मैं सबसे बोलता हूँ, ये मुझे सेल्फ मेड वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, मैं सेल्फ मेड हूं ही नहीं, मैं इन सब लोगों के चलते बना हूँ, मतलब इन सब का कुछ ना कुछ अंश है जिन्होंने हल्का हल्का हाथ लगाया, चाहे वो चट्टोपाध्याय सर हो, सुमित्रा उग्रा आंटी हो, असंख्य लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया और वो मदद करते गए। बहुत से लोग मैंने सुना है बोलते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे सुन के हंसी आती है कि समाज में रहते हुए आप सेल्फ मेड हो कैसे सकते हो। हर एक आदमी, हर एक शख्स आपको कुछ ना कुछ बता के जाता है, सिखा के जाता है। तो वह था, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया, फिर ये बता रहा हूँ उसे किस्मत थी, 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, सब लिखे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है कि मुझे या तो आता नहीं, तो मैं करूँ क्या, जो आता था लिख दिया, खत्म किए, बैठे रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको आधे घंटे और बैठना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम पेपर नहीं ले सकते। हमने दिया और चले गए, हमको पता था होना है नहीं, किस्मत से अकेले हमारा ही हुआ। अच्छा, आपका सिलेक्शन हो, बाकी का नहीं हो क्या? इलाहाबाद सेंटर से, मतलब फाइनली जो हुआ उसके बाद उनके होते हैं ना, वो बुलाते हैं, फिर सेशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, उन सब के बाद मेरा ही हुआ। शायद कोई और भी आया होगा, लेकिन फाइनली एक ही था जो उस बैच से निकला। तो वो शायद आपका संघर्ष, आपका पक्का रियाज वहां पर काम आया होगा, हो सकता है। जी। तो आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं और फिर उन यादों की ओर वापस चलते हैं। बताइए कौन सा गाना सुना है? हाँ, एक गाना है जो कि उस समय था, जैसे कहता हूँ ना कि समय का फेर, कि जब फिल्म कर रहा था, एडिट कर रहा था साहब बीबी और गैंगस्टर, वो गाना फिर सामने आया और वो तिग्मांशु सर को भी बहुत पसंद था। वो गाना यूज भी किया गया है, लग जा गले, और वो गाना जो है आप देखेंगे साहब बीबी गैंगस्टर में यूज किया गया है एक सीन के एज ए बैकग्राउंड स्कोर। जी। बहुत प्यारा गाना है, लग जा गले से। फिल्म वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज है। तो सुनते हैं ये गाना। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले।
अभी आपने जिक्र किया तिग्मांशु धूलिया का, और तिग्मांशु धूलिया एक जाने माने डायरेक्टर है, फिल्म हासिल के जरिए सभी उनको याद करते हैं। आपकी 3 फिल्में मेरे ख्याल से उनके साथ हैं, और एक का तो जिक्र किया साहब बीबी और गैंगस्टर, और साहब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो बुलेट राजा। तो इन फिल्मों की एडिटिंग आपने की, तो इनकी क्या कहानी है, कैसे उनके साथ आप जुड़े, एडिटिंग के साथ कैसे जुड़े? चूंकि मैंने फिल्म संस्थान से फिल्म संपादन का ही कोर्स किया था, फिल्म एडिटिंग का, जो हमारा 3 साल का कोर्स था, तो लाजमी सी बात थी बाहर निकल के फिल्म एडिटिंग में ही काम ढूंढेंगे। तो 2004 में निकला और उनको ट्रेस किया। प्लूटो बिल्डिंग है एक आपके शिवारा बस डिपो के सामने मुंबई में, वो वहां रहते थे। तो मैं किसी तरह घर पहुंच गया और ये सब हुआ। मैंने कहा ये मेरा काम है। उन्होंने कहा क्रिकेट खेलते हो? अच्छा। तो जब कोई ऐसा आदमी पूछता है तो आप ना नहीं बोलते, वरना मेरे जैसा, मैं थोड़ा वेट भी ज्यादा है और मैं स्पोर्ट्स में कभी रहा नहीं हूँ, तो ना नहीं बोलना था। हाँ मतलब शायद क्या करेंगे, दौड़ा ही लेंगे और गए। तो तब तक इरफान सर आ गए, जिमी शेरगिल आ गए और उनकी टीम आ गई। तो हम लोग नीचे क्रिकेट खेले और बगल में नाला बहता भी है, 2-3 बॉल नाले में भी गई। खैर उस दिन का सेशन हो गया 2004। उसके मैंने सोचा कभी तो काम आएगा, कभी तो होगा। फिर लग रहा था क्यों बुलाएंगे इतने बड़े आदमी, क्यों रखेंगे मुझे, वो बात हो गई। उसका अपनी जिंदगी 2004 और सीधे 2010 मैंने कोई कोशिश नहीं की, घर बैठा था। एक दिन एक फोन आता है किसी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का, यार कहाँ हो तुम? क्या हुआ? वो तिग्मांशु तुमको ढूंढ रहे हैं। हम कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ। गया तो तिग्मांशु सर ने अपना फोन लिया, यार तुम्हारा क्या नंबर है? 9324। हमने कहा सर ये मेरा नंबर है ही नहीं, मैंने सेव करके रखा है राहुल FTII। हमने कहा आपने सेव किया है, वो मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा तो यार फिल्म है साहब बीबी गैंगस्टर और मैं चाहता हूँ तुम करो यार, अपने वाले फ्लेवर की बात है, समझ रहे हो, इलाहाबाद वाली जो होता है ना। हाँ सर कोशिश कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ तुम। और ये है तो शुरू हुई। मजेदार बात क्या है, एडिटिंग शुरू हुई तो पहले आए एक आध दिन तो बोले गाना सुनाओ। हमें क्यों कैसा? हमें गाना क्या सुनाओ। तो फिर हमने गाना जो मन में आया सुनाया उनको। तो अब गाना तो नहीं याद आ रहा पर कुछ तो 1-2 लाइन गाई। तो हाँ तुम्हारे अंदर रिदम है, तुम एडिट कर लोगे। मतलब ये उनका टेस्ट था। फिर उसके बाद बोलते हैं 1 महीने बाद लगभग कि यार एक चीज बताओ, तुम बॉम्बे में इतना सब कर रहे थे स्ट्रगल, इधर भारत तो हमारे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे ऐसे कहते हैं ना सौगात दे दी। हम कहे अच्छा 2004 में कौन आया था आपके घर? आप ऐसे टरका दिए थे फिर क्रिकेट। अच्छा तुम आए थे? अच्छा यार सॉरी यार मुझे याद नहीं था। हमने कहा ऐसे ही होता है, जब लिखा होता है तो होता है, तब तक तो अनजान ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छी सी याद है। और आपने कहा कि इसकी साहब बीबी और गैंगस्टर की कहानी की इस तरह से याद साझा की। तो जब एडिटिंग आपको मिली तो एडिटिंग से जुड़ी हुई कोई मुश्किल आई, कोई चुनौती खास तौर से, कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये इतने बड़े डायरेक्टर आपके सामने हैं? नहीं वो बिल्कुल होता है जब आप किसी बड़े डायरेक्टर ऑलरेडी जिसकी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, जिसको अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसके सामने उन्होंने एक बिल्कुल नए उसको मौका दिया जिसको कोई बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, जिसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि बता सके, और दूसरा किस तरह का ड्रामा वो चाहते हैं। तो निश्चित जिस दिन पहले दिन था तो मैं बाहर खड़े ही सोच रहा था ये प्रोजेक्ट हो ही क्यों रहा है, हार्ड ड्राइव क्यों नहीं क्रैश हो जाती है। होता है नर्वसनेस में आप ऐसी बहुत सी बातें सोचते हैं कि कुछ ना हो, और लेकिन चूंकि होना था तो जब बैठे तो एक दिन मैंने पूछा भी, उनकी वाइफ है तुलिका भाभी, तो मैंने भाभी की तिग्मांशु सर को पसंद तो आ रहा है ना काम? ऐसा बोली तुम क्या सोचते हो उसको पसंद नहीं आता तो तुमको 3 दिन के ऊपर यहाँ रखने देता क्या? अब तक मार के निकाल देता तुमको। हमने कहा तब ठीक है, मतलब हमको लगा कुछ तो मैंने वैल्यू ऐड किया होगा। पर शायद FTI की ट्रेनिंग और मेरा इलाहाबाद का होना, और जो तिग्मांशु सर चूंकि बड़े थे तो उन्होंने शुरू में ऑब्वियसली, हाँ शुरू में मैं सच बताऊं अपनी प्रतिभा को ज्यादा नहीं देता, मैं तो दुनिया को ज्यादा थैंक्स बोलता रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है सर ने शायद शुरू में उतना धमकाया नहीं होगा, सोचा होगा चलो एक बार अंदर ये आ जाएगा। तो शुरू की 2-3 सीन में तो खूब पीठ ठोक के गए। फिर एक दिन तिग्मांशु सर की मम्मी भी आ गई थी, अरे देखो मम्मी ये राहुल इलाहाबाद का है, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद तो उन्होंने बहुत चिल्लाया भी है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, मेरी सीन काट रहे हो यार, तुम मेरे डायलॉग कैसे, मतलब फिर तो लड़ाइयां 3-3 दिन तक एडिटिंग रूम में नहीं आए, क्यों ये लड़का मेरे डायलॉग काट रहा है, सर आप सुन तो लीजिए मैं क्यों काट रहा हूँ। तो होता है ना कि जो कल तक तो चुपचाप बात सुन रहा था, अब ये हमने कहा सर देखिए अगर ये काटेंगे नहीं तो ये इधर जा रहा है, अगली सीन में फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा दिखाओ, नहीं फिर 3 दिन बाद अच्छा फिर से दिखाओ। तो उनको भी टाइम लगता है कि वो इतने सालों से फिल्म लिख रहे हैं, उसको शूट करके आ रहे हैं, तो उनको ऐसे कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना 2 कारणों से, एक तो कोई बहुत छोटा उनसे बोल रहा है, दूसरा मैं सिर्फ एक एडिटर हूँ, वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं इतने, तो उनको अपनी बात पहुंचाना वो भी विनम्रता से, वो एक ट्रिकी चीज है, क्योंकि आप अक्सर बहुत तेजित हो जाओगे कि यार हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपकी एडिटर बनने की कहानी थी। अभी भी बीच में बताया आपने कि तिग्मांशु धूलिया ने आपसे कहा कि गाना गाओ, तो कौन सा गाना गाया था आपने? मुझे लगता है जो मैंने गाना गाया था कौन सा था वो बताता हूँ, सोच के बताता हूँ। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला,
तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ इतना रिदम देखना चाहते थे। अगर मैं ऐसे गाता कि दिल का हाल सुने दिल वाला, तो बोलते भाग जाओ यहाँ से। जी। अगर बेसिक पकड़ रहा है तो कर लेगा, शायद ही इनको अंदाजा रहा होगा। मैं उन्हीं के जजमेंट पे छोड़ता हूँ, जो अच्छा बुरा किया उन्होंने, मेरा उन्होंने किया। जी, और हमें अंदाजा था कि आप गाते जरूर होंगे और हमने गवा लिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। और अब यही गाना सुनते हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। तो अभी हमारी बात चल रही थी तिग्मांशु धूलिया की, उनके साथ एक और फिल्म की थी बुलेट राजा। उसकी क्या कहानी है, कैसे जुड़े, उसका क्या अनुभव है आपका? नहीं, हुआ क्या कि जब शुरुआत साहबीबी गैंगस्टर से हुई तो सर को लगा कि जब सही चल रहा है, और मुझे भी लगा कि एक डायरेक्टर अच्छे मिल गए जिनसे, जैसे मैंने तिग्मांशु सर से एडिटिंग जो है सीखी, सईद मिर्जा साहब से मैंने डायरेक्शन सीखा, क्योंकि मैंने उनका एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ, सईद अख्तर मिर्जा साहब का, जिनकी आपकी फिल्में शायद सुनी होंगी, सलीम लंगड़े पे मत रो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। तो जब तिग्मांशु सर के साथ रहा तो वो जिस तरह एडिट कराते थे, वो ड्रामा वहां तक पहुंचाना, सीन में बिल्ड करना, मैंने उनसे सीखा। तो साहबीबी गैंगस्टर जब एडिट किया, उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ एज अ बेस्ट एडिटर अप्सरा अवार्ड्स, ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड होता है बॉम्बे में, अप्सरा अवार्ड। तो नॉमिनेट हुआ, अवार्ड लेने गया था, लेकिन उस साल नो वन किल जेसिका को मिला और आरती को मिला था, आरती बजाज को मिला था अवार्ड, मुझे नहीं मिला। तो सर को भी लगा होगा, तिग्मांशु सर को भी, कि अच्छा तो कर ही रहा है। तो उन्होंने फिर जो अगली फिल्म शुरू की, साहबीबी गैंगस्टर रिटर्न्स, उन्होंने मुझे वापस एडिटर ले लिया। वो फिल्म खत्म हुई तो वो बुलेट राजा शुरू कर रहे थे, तो उनको फिर लगा हुआ कि बदलने से फायदा क्या जब अच्छा चल रहा है। उस तरह से मैंने बैक टू बैक बुलेट राजा तक जो है कर लिया। और बुलेट राजा आते थे, ये हो गया था कि अब वो मल्टी करोड़ फिल्म हो गई थी, क्योंकि सैफ अली खान जुड़ चुके थे, स्केल बढ़ गया था। तो मेरा भी लालच था और खुशी थी कि अब मैं, एक होता है ना कि बड़े बजट की फिल्में जिसकी ज्यादा वाइड रिलीज होगी, ज्यादा पब्लिसिटी होगी, तो डेफिनेटली वो मेरा भी लालच था और उनको भी काम सही लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे रिपीट किया। जी बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया एडिटिंग के बाद आपने निर्देशन सीखा सईद मिर्जा से, तो सईद मिर्जा से जुड़ी हुई कोई बात हमें बताइए हमारे श्रोताओं को, क्योंकि वो भी एक बड़े डायरेक्टर और बहुत एक तरह की पाठशाला है। कमाल कमाल। मैं तो उनको बोला ना, जैसे मैंने तिग्मांशु सर को अपना एडिटिंग का एक टीचर बोलता हूँ, आप फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद उसे सईद साहब को मैं हमेशा से टीचर बोलता हूँ डायरेक्शन में। उसके पहले मुझे समझ नहीं आता था कि एक्चुअली लेंस, क्योंकि लेंस होते हैं 50mm, 35mm, 65mm, 80mm, ये लेंस लगाते कैसे, हाउ डू यू कैप, मतलब आप कैसे वो निर्धारित करते हो कि इस लेंस से हम इस सीन को और इस इमोशन को कैप्चर करेंगे।
तो जब मैं उनसे मिला तो उनको कुछ सही लगा होगा, उन्होंने भी हमसे बातचीत की और रख लिया हमें। हमें लगता है हमेशा मेरी हिंदी काम आई, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से जाके बोल देता था कि इतना ही आता है। मैंने कभी इंग्लिश शब्द भर के बोलने की कोशिश नहीं की, तो शायद वो एक होता ना कि ईमानदारी दिख जाती होगी। तो फिर उनके साथ काम किया, तो फिर 10 दिन के लिए हम लोग जो है लोनावला, सिर्फ मैं और सईद साहब, हम लोग चले गए थे और कोई नहीं, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन अपना काम कर रहा था। सईद साहब ने बोला कि मैं चाहता हूँ ये फिल्म राहुल के ऊपर डाउनलोड कर दूं। तो हम लोग का क्या था क्रम कि सुबह सुबह वहाँ पे कुंदन शाह जी का भी, अब तो नहीं रहे सर, उनका भी फार्म हाउस था, तो वहीं हम रुके थे। तो सुबह सुबह 9 बजे हम लोग टेबल पे जैसे अक्रॉस द टेबल बैठे हैं ऐसे बैठ जाते थे और एक एक सीन पे काम शुरू करते थे। फिर मैं बताया सर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, सोल्यूशन ढूंढ के लाओ तुम। अच्छा। तो फिर वो टहल रहे हैं, फिर सर ये बेटा पर इसमें तो ये हो जाएगा, सर ये, सर ने कुछ बोला, उनको काटा, तो उनको क्या लग रहा था कि जो एक यंग जनरेशन से ये इंटरैक्ट करके फिल्म को और कंटेम्प्रेरी और वो बनाते हैं। फिर वो दोपहर में 1 बजे के आसपास लंच और शाम को 6 साढ़े 6 बजे जो है हमारा लिखने का काम खत्म होता था। उसके बाद सर बोलते थे तुम जाओ जो करना है करो, लेकिन सुबह 9 बजे हम फिर से, तो इस तरह से 10 दिन तक एक जो अनुशासन होता है कि सुबह सुबह 9 बजे से होता है कि ऑफिस का काम 9 से 6 लिखेंगे, उसका शाम को फिर बहुत सी बातें करेंगे, फिल्म की बातें नहीं करेंगे। तो उसके चलते क्या हुआ कि जब शूट पे आए तो ऐसा होता था कि सईद साहब जो बोलना चाह रहे हैं मुझे पता है कि वो बैकग्राउंड एक्शन क्या चाह रहे हैं, और वो बड़ा कमाल की चीज करते थे कि राहुल ये शॉट लगाओ। उस फिल्म में विजय राज हैं, रजत कपूर हैं, पवन मल्होत्रा हैं, सौरभ शुक्ला है, सादिया सिद्दीकी, बहुत से लोग हैं। तो बोलते थे ये शॉट लगाओ। अच्छा सर लगाया, क्या लेंस लगाया तुमने, क्यों लगाया, अब लोकेशन पे कौन इतना करेगा, पूछेगा, इधर आओ क्यों लगाया, सर इससे ये करेंगे, रिवर्स में क्या काटोगे सर, 55-60, ओके गुड, चलो। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ इस तरीके से सीन को शूट करने का तरीका। और सही साहब जब भी शूट करते हैं वो बॉम्बे के अंडरबेली में जाते हैं, माहिम की गली, तो वहां जाके वहां के लोगों से दोस्ती करना, सबसे बड़ी बात कि जहां आप कर रहे हैं उनको वो सम्मान के साथ पेश आना और फिर उनको अपनी शूटिंग का हिस्सा बनाना, वो जो है सब वो सही साहब की शूट में मैंने सीखा और बहुत प्यारा अनुभव रहा। और बड़ी कमाल की बात रही कि जब मेरी किताब रिलीज हुई राजकमल पब्लिकेशन से, तो सही साहब ने उसका जो है प्रीफेस लिखा। हाँ, उन्होंने उसका प्रीफेस लिखा, उसका प्राकथन लिखा उन्होंने, भूमिका। जी, तो सईद मिर्जा के साथ कौन सी फिल्म आपने की? इस फिल्म का नाम है एक ठो चांस, EK अगर ऐसे कहें और THO, एक ठो चांस। ये फिल्म ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है, लेकिन वो सही साहब की लास्ट फीचर फिल्म थी। उस फिल्म को हो रहे हैं टोटल 2017 साल हो रहे हैं, फिर उन्होंने फिल्म कभी बनाई नहीं उसके बाद, 2008 से देखा जाए तो। अभी आगे बढ़ने से पहले गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना आपकी पसंद का? मुझे एक ताल फिल्म का गाना बहुत पसंद है, वो नहीं सामने। तो जी सुनते हैं ताल फिल्म का ये गाना। देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं।
जोर की आज बरसात है, बड़े जोर की आज बरसात है। मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। और हमें अब बताइए राहुल जी, आपने एडिटिंग का काम किया तिग्मांशु धूलिया के साथ और सईद मिर्जा साहब के साथ शूट पर काम किया, तो ये एडिटिंग के काम से निर्देशन की दुनिया में कैसे आए? आपने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, इतवार, शॉर्ट फिल्म है जो, लेकिन हम सब ने देखी, जो ऑनलाइन कोई हमारे श्रोता भी देख सकते हैं। भाई निजी तौर पर मुझे बहुत पसंद आई और हम देख रहे हैं उसके रिव्यूज भी बड़े अच्छे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसकी क्या कहानी है, बताइए कि निर्देशन कहाँ से शुरू हुआ? क्या इतवार से शुरू हुआ या फिर और कोई फिल्म थी आपकी? नहीं, मुझे लगता है बहुत ही स्वाभाविक से रहता है, क्योंकि कहानी कहना है। और मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, मैंने इंस्टीट्यूट में एडिटिंग इसलिए सीखी कि मेरे हाथ में एक टेक्निकल नॉलेज रहे, जिससे कि इस शहर में सरवाइव करने में तकलीफ ना आए। ये मेरा आइडिया था। और यहाँ आने के बाद एडिटिंग करने ने बिल्कुल सहारा दिया, क्योंकि डायरेक्शन में वो काम मिलेगा, किस तरीके के पैसे आएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब डायरेक्शन किया और जब कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे लगा कि जो मुझे करना था अब मुझे करना चाहिए। वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एडिट कर रहे होते हैं, आपके पास काम आ रहे होते हैं, फिर एक दिन आप पलट के बोलते हैं नहीं अब मैं एडिट नहीं करूंगा, तो लोग हंसते भी हैं, पगला गए हो क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा, आ रहा है काम। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो हर एक अंतराल पे रिस्क लेते रहना पड़ता है। उसे कहते हैं ना कि अपना शेल तोड़ना पड़ता है। तो पहले मैं इसे याद करता हूँ, असिस्टेंट एडिटर था असीम सिन्हा जी, एक बहुत ही बड़े एडिटर हैं। फिर एक दिन बोला अब मैं असिस्टेंट नहीं रहूंगा, तो लोगों ने बोला पैसे तो मिल रहे हैं, करो। नहीं, अब मैं एडिट करूंगा। फिर एडिट हो गई, अब मैं एडिट नहीं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। तो कई बार लोगों ने बोला क्यों कर रहे हो? फिर मुझे लगा कि मेरा पैटर्न ही बन गया है, तो आप करते हैं, खोने को क्या है, नहीं होगा तो लौट के एडिट कर लेंगे। तो इसी उसमें कई कहानियां लिखी थी, बहुत सी। तो मैंने कई लोगों से बात की और कि इसको करना है, और एक दिन कुमुद जी से टकराया। तो कुमुद जी से बैंड्रा में उनके घर के पास एक ताज टी हाउस है, हम लोगों का बैठे और हम लोगों को 2 स्क्रिप्ट सुनाई। बोले राहुल दोनों कमाल हैं, दोनों करते हैं। हमने कहा सर पैसा एक का है मेरे पास, ये अभी कर लेते हैं, दूसरी वाली इसके बाद जैसे होगा। तो कुमुद जी का साथ था और वो शूट जो है हमने वो फिल्म की इतवार। और कमाल की बात थी कि कुमुद जी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो है, मतलब उस शॉर्ट फिल्म के लिए मिला, बेस्ट एक्टर। और ये फेसबुक पे फिल्म फेयर के पेज पे भी इतवार उपलब्ध है। यूट्यूब में वैसे इतवार के नाम से कई हैं, WAR करके, ये ITWAAR अगर करेंगे तो ये मिल जाएगी और उस पे फेसबुक के पेज पे, जहाँ पे फिल्म फेयर का पेज है जी। और उस फिल्म की खास बात ये है कि आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं उस फिल्म की कहानी मैंने जो देखी उसमें एक इंस्पिरेशन भी है कि हर घर की कहानी है कि एक पिता और बच्चे का, बाप बेटे का टकराव है। कुछ बताइए उसके बारे में आप। मेरा जो कहानी का वो कहने का मुख्य उद्देश्य था, वो मेरा बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव था बॉम्बे का। मैं अक्सर खिड़की पे बैठा रहता था, खासकर जिस लाइन में हम लोग हैं, जहाँ हम लोग फ्रीलांसर हैं, 3-3 महीने तक काम नहीं आ रहा है। और एक चिड़चिड़ापन जो था ना कि मैं निकलूं तो बॉम्बे की सड़ी ट्रैफिक, सड़कें खराब हैं, मतलब, और कहीं किसी दुकानदार से भिड़ जाना 1-2 रुपए के लिए, मतलब हर जगह सब खराबी दिखता है। लेकिन जब आपके पास काम और पैसा आ रहा होता है ना, तो वही सड़क, वही ट्रैफिक लगता है कि सब सही तो है, खराब क्या है, अच्छा तो चल रहा है। और ये आप अनुभव करेंगे हर जगह। अगर आप तकलीफ में हैं तो आपको दुनिया की छोटी छोटी चीजें बहुत तकलीफ देने लगती हैं वो। और अगर आप अच्छे उसमें है, स्पेस में है, आपकी तबीयत अच्छी रहती है, अब तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक है, उससे सारे दुख गम। वो मेरा कहने का वो था मुख्य, वो जिसे मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं। और वो कहानी किस रूप में निकली कि हम सब ने इसको तो जरूर जिया है, बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट, और हर घर में होता है, करियर को लेके, रहने के तरीके को लेके। तो उसमें कहानी सूझी कि एक बाप जो है वो अपने बेटे की हर हरकत से परेशान रहता है, और उसका मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि उसको शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द होता रहता है। अगर आप देखेंगे फिल्म को तो शुरुआत वो ही कमर से करते हैं, फिर वो गले पे आ जाते हैं, वो कंधे पे, मतलब उनका दर्द कहाँ है, ये घूम क्यों रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये दर्द ट्रैवल कर रहा है इनका, क्योंकि उनको दर्द हो ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ एक बना रहे हैं भूमिका और अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो वो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और चूंकि ऐसा जिया, मैंने आपसे कहा मेरे पापा थे भी थोड़े से उग्र, तो मैंने ऐसा चूंकि जिया है तो मुझे लगा इसको जो है ना मैं उल्टा खेलता हूँ। मैं उनको उग्र नहीं बनाता हूँ, लेकिन स्वीट सा इरिटेटिंग आदमी बनाता हूँ। और वो कुमुद जी से अच्छा मुझे नहीं लगता कि फेस कोई रहा होगा। बहुत सहज अभिनय किया है कुमुद जी ने, और ऐसा लग रहा है कि ये तो सच में हर घर की कहानी है और हम सबके घर की कहानी है। लेकिन वहां पर एंड में ऐसा लगता है कि वो लड़का जो अंकुर है वो कहीं सुसाइड न कर ले, और उसके जब एक अच्छे मोड पर हालांकि आपने एंड किया है तो सबको ये डाउट आता है कि वो सुसाइड तो नहीं करेगा।
तो ये आपने कैसे रखा? क्या एक तो लुबना जी ने, जिन्होंने लुबना सलीम जिन्होंने माँ का रोल किया, उन्होंने देखा होगा बहुत चुप रह के सिर्फ रिएक्ट कर रही हैं। जी जी। तो मुझे पता नहीं क्यों माँ जो है ना, एक चीज उसका बड़ा ही मेरा एक वो है अजीब सा, उस शब्द से सभी का लगाव होता है, लेकिन मैं किसी को देखता हूँ ना कि कोई है उसके बच्चे हैं, तो पता नहीं क्यों बड़ी सी मेरे उसके लिए श्रद्धा से आती है, अरे कैसे अपने बच्चे को रख रही माँ को होंगी। सॉफ्ट रखा है आपने। और तो नहीं, माँ रहती भी ऐसे है, मतलब देखिए वो हम बॉम्बे की कोई सोसाइटी में देख लें कि एक वर्किंग वुमन बराबरी लड़ रही, लेकिन हमारे शहर में अभी भी औरत यही चाहती है कि घर में कलेश ना हो तो थोड़ा चुप रह जाओ। ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम थोड़ा चुप रह जाती तो क्या हो जाता, वो तो बाहर से चिढ़ के आया है। तो इसलिए नहीं कि मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसी तरह की माँ रखा तो चाहती कौन बहस करे, और मैं मार के माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, उसका बेटा उसके पास रहे। और दूसरी बात क्या है कि ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्में भी तो अच्छी हैं, क्या बुरा है, सब कुछ अच्छा ही तो होता है। नॉर्मल से जिंदगी होती है, कुछ ऊप नीच होती है, छोटी सी बात होती है, खत्म हो जाती है, कोई मर गया, कोई जरूरी नहीं है कि ये सब कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, ड्रामा को करें। पर मुझे लगता है मेरी जो कहने का है वो बहुत ही सीधा रखना चाहता हूँ, बहुत प्यारा सा। छोटी सी टेंशन आती है, एक दो हम लोग कुछ गाना वाना गाते हैं, इस बात तो जिंदगी आसान हो जाती है, ये मेरा मानना है। और कहानी अलग अलग कहने के ढंग है, इसीलिए हम सब अलग अलग तरह के कहानीकार या फिल्म मेकर अलग हैं जो अलग तरह की कहानी में विश्वास रखते हैं। और लिखी भी आपने है, आपकी कहानी चूहा से प्रेरित है, चूहा पर आधारित है। नहीं, जो मेरी किताब आई है पुई, उसमें जो चूहे कहानी वो बिल्कुल अलग है। वो उसमें तो बहुत ही दर्दनाक अलग ही तरीके का अंत है, वो अलग ही डिस्टर्ब चाइल्डहुड और डिसफंक्शनल फैमिली। पर ये कहानी, ये जो कहानी जो फिल्म है, इसका ये किताब में इसका मेंशन भी नहीं है। किताब की कहानियां अलग ही हैं, लेकिन फिर भी आप अगर किताब पढ़ेंगे हमारी पुई, तो उसमें सारी कहानियां एक वही मध्यम वर्ग, रोज की जिंदगी, उन सब के बारे में मिलेगी। तो ये पुई नाम की जो लड़की है, जो एक पुई कहानी, जो शीर्षक कहानी मैंने भी पढ़ी है, और इस किताब के लिए पहले तो आपको बधाई दे दें, पुई किताब के लिए। जो पुई नाम की लड़की है, कहाँ मिली आपको ये किरदार के रूप में? हाँ, ये एक्चुअली मेरी जो दो बेटियां उसमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि ये पुई तो चुप रहती है, बोल नहीं पाती, अपनी दुनिया बिनती रहती है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि हम सबके दिमाग अलग तरीके से वायर्ड हैं, तो कहीं कहीं से कुछ लेते कैरेक्टर बन जाते हैं। और मजा तभी आता है कि जब मैं मानता हूँ किसी पे आधारित ना हो कहानी, तब मुझे ज्यादा मजा देती है। आधारित मुझे लगता है कि मैं कुछ उसकी जिंदगी को पेपर पे ला रहा हूँ, तो कंप्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसके जो आसपास का ताना बाना है वो मेरे लिए ज्यादा वो था। वो बच्ची को मैंने टूल इसलिए चुना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद चुप रह जाके ये सब देख लेना मेरी भी नियति है और सबकी होगी, क्योंकि एक लेवल के बाद इन सब में बोल के कोई फायदा होना नहीं है। जी, तो सच में जिज्ञासा होती है कि ये पुई नाम की लड़की कौन है। तो यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं और फिर आपकी किताब के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं? चूंकि माँ की बात हो रही थी, तो मैं वो तारे जमीन का एक गाना है, माँ मैं तुझे बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। बड़ा ही भाव प्रवण गाना है, तो सुनते हैं यही गीत। अगर आप इसे गुनगुना कर सुनाना चाहें तो। पता नहीं, क्योंकि गाना टफ है, लेकिन मैं कभी बतलाता नहीं पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तो ये गाना सुनते हैं फिल्म तारे ज़मीं पर। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ।
इससे पहले हम बात कर रहे थे आपकी किताब की पुई की, तो पुई की जो ये कहानी है, पुई जिज्ञासा पैदा करती है, इनमें से और कौन सी कहानियां हैं जिनके बारे में आप आगे चलकर फिल्म बनाने का सोच रहे हैं, या इन कहानियों से जुड़ी हुई कोई खास बात? वनमाली पत्रिका में ये छपी भी थी, इसमें से कोई कहानी? जी, वनमाली में छप चुकी है, बनास जन पत्रिका है, नया ज्ञानोदय, आपकी एक और पत्रिका है वो हंस, और समालोचन ऑनलाइन पत्रिका, तो कई कहानियां कहीं कहीं छप चुकी हैं। पर मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बोलूं तो ये कहानी में लिख दिया, मेरे खत्म हो गया है। मैं जो फिल्म की कहानियां हैं, जो स्क्रिप्ट है मेरी, वो अलग तैयार हैं, जिन पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूं। तो मतलब जैसे अगर कोई और बनाना चाहेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरे लिए किताब हो गई, अब मैं अलग नई कहानियां ढूंढना चाहता हूँ, और बहुत सी चीजें जिनको काम करना। वो कहानी का जैसे एक होता है ना, एक अलग मूड था, उसमें लिख दिया, उसी पे डेल्व करके और क्या उसी पे फिल्म बनाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं है। लेकिन अगर कल को कोई प्रोड्यूसर बड़ा एक्साइटेड होके आ जाता है कि ये कहानी है, करते हैं, तो मैं बहुत खुशी होगी। पर मैं अलग कहानियों पे काम कर रहा हूँ, अपनी स्क्रिप्ट है जिसपे चल रहा है काम। राहुल जी, फिल्मों की एडिटिंग करते हैं आप, फिल्मों का निर्देशन भी कर रहे हैं और कहानियां भी लिख रहे हैं, विज्ञापन और वॉइसिंग की दुनिया में भी सक्रिय हैं, तो ये इतने सारे काम एक साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, और आपका प्रिय काम इसमें कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय काम है सेट पे केओस में डायरेक्शन करना। जब कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं हो, और जब 120-130 लोगों की टीम हो, और सब आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हो, आपके हाथ पैर फूल रहे हो, लेकिन आपको एक समय में बोलना हो कि यही शॉट सही, आगे बढ़ते हैं। तो एड फिल्म्स काफी बनाई, 200 के आसपास एड फिल्म्स बनाई हैं, विज्ञापन फिल्में जिसे कहते हैं। तो वो जो शूट का मजा है, सब कुछ सही सोच के जाओ, फिर भी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर है ना, उसमें एक आदमी, सिर्फ आप सोचिए कि एक कॉस्ट्यूम में तो एक कॉस्ट्यूम लेडी होंगी, उनकी असिस्टेंट होंगी, एक ड्रेसमैन होगा, एक होगा बंदा जो सिर्फ एक आयरन प्रेस लेके अपने घर से आ रहा होगा। अब आप सोचिएगा वो लेट हो जाए, आप सोचिए कितने लोगों के विश्वास पे एक सेट चलता है। ये बड़ी कमाल है। 120 लोग हैं, आप सब पे विश्वास करते हैं कि सुबह ठीक 6 बजे रिपोर्ट करेंगे और 7 बजे से हमारी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। इतने लोगों के विश्वास के बारे चलती है, ये मुझे बहुत मजा देता है कि मैं इतने लोगों पे विश्वास करके ये काम करने जा रहा हूँ और सब साथ देते हैं। ये बड़ा, गलतियां सबसे होती हैं छोटी मोटी, और अगर नेचुरल कैलामिटी है और प्राकृतिक आपदा आएगी तो कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन सब कुछ सही जाता है। लेकिन आप सुबह जब जाएंगे तो आपको लगेगा आज कुछ सही नहीं होगा और 2 घंटे बाद लगता है सब हो जाएगा। और शाम को एक होता है समय जब लोग होते हैं खत्म हो जाएगा, तो एक 3-3:30 बजे लगता है, अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, समझ लीजिए 7-8 बजे, यार खत्म नहीं हो पाएगा, और अचानक जो है 7-8 बजे तक अपने आप उन 12 घंटों में, या जो भी आपकी शिफ्ट का है, सब अपने आप जो है हो जाता है। तो मुझे बहुत पसंद है उस केओस में बैठना और नर्वस होना, फिर शूट करना, और सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि वो शूट क्या कर रहा है, एडिट कैसे करेगा। क्योंकि जब एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी तो है ही नहीं, वो तो कैमरा है। फिर जब दूसरा बोला तो पहला नहीं है, तो कर क्या रहे हैं इन लोग। तो वो जब आप तक एडिट, तो दिमाग में सोचते रहना, एडिट बनाते रहना, सही गलत सोचते रहना, वो जो मजा है उससे ज्यादा मुझे आनंद किसी चीज में नहीं आता लाइफ में, ये मैं जानता हूँ। और लोगों के लिए बड़ा अलग अनुभव होता है, टेक रिटेक, एक शॉट को कई बार देखना। हम सब ने जब हम सब मुंबई आते हैं पहली बार, तो सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि चल के हम शूटिंग देखने जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आप बतौर एक डायरेक्टर बता रहे हैं ये अनुभव अलग तरह का है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने बताया कि तकरीबन 200 फिल्में हैं, विज्ञापन फिल्में, तो ये खुद ही आप लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं और आप डायरेक्ट करते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग का बहुत ही क्लियर वर्कफ्लो है। तो विज्ञापन की दुनिया में आप कभी भी, डायरेक्टर जो है वो कहानी नहीं लिखता है या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। ये एजेंसीज होती हैं जिन्हें कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसके आपने से ओगिलवी है, बड़े नाम पीयूष पांडे जी हैं। तो जितने भी, इनका नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी फेविकॉल के ऐड लिखे, वो अंडा वाला, या तो ये सारे ऐड जब वो लिखते हैं तो वो क्लाइंट से उनकी 20-25-40 मीटिंग हो चुकी होती है। वो क्लाइंट मार्केट की जो इस समय पल्स है उसको समझते हुए, नर्व्स पकड़ते हुए वो लिखते हैं जो कि आम दर्शक तक पहुंचे, समझ में आएगी। फिर वो डायरेक्टर को लाते हैं, उससे बोलते हैं इसको कैसे और अच्छा कर सकते हो। तो जो मूलभूत कहानी होती है वो हमेशा एजेंसी से आती है। ये एडवर्टाइजिंग का बेसिक वो है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो ये भी बताइए कि कितना जटिल होता है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपको उसमें डालनी होती है कि लोगों को वो कैच करे, लोगों को आकृष्ट करे। तो इसके लिए आपको कितनी मुश्किल आती है, कितना जटिल होता है ये काम? मैं जटिल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे का काम जटिल दूसरे को लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको 29 सेकंड्स में वो सब कहना है। तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ चीजें समझनी होती हैं कि एक तो एडवर्टाइजिंग क्या है कि आपको एंटाइज करना, या आपको हमसे, आप ये देख के आकृष्ट हो जाएं कि यार ये मैं सामान लूंगा या मैं इसको यूज करूंगा। या फिर जैसे अमिताभ बच्चन जी आते हैं कि पोलियो की दवा पिलाओ, तो अमिताभ बच्चन जी क्यों लगते हैं? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आप देखेंगे ही नहीं। अमिताभ बच्चन इसलिए लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा आदमी बता रहा है कि पोलियो, जैसे उन्होंने अभी बोला कि कचरा
कचरा नहीं करो। जी। तो वो इसलिए अमिताभ बच्चन लग रहे हैं, ये विज्ञापन का वो है कि एक बड़ा आदमी आपसे समझा रहा है, तो कोई ऐसी चीज हो जो आकृष्ट करे। तो विज्ञापन की दुनिया में सुंदर विजुअल होना बहुत जरूरी है, और इस तरीके के एंगल जिससे कि आपको अचानक वो आपका ध्यान खींचे। एक बार आपका ध्यान खींचेंगे तो आप मैसेज तक जाएंगे और आप देखना चाहेंगे कि आगे क्या हो रहा है। कोई यादगार फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो या इम्पोर्टेंट फिल्म है? सरोज की एक फिल्म थी एशियन पेंट्स की, जो कि एक वर्किंग लेडी के ऊपर थी। और बाकी अभी जो है नोरा फतेही के साथ एक फिल्म की थी हमने, केक जोन की, तो मुझे बहुत मजा आया था करके, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। जी, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं। बॉम्बे में जो भी देखता है वो शाहरुख खान को देखने का अलग ही रहता है। उनसे मिला भी हूँ एक आध बार, लेकिन उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद आता है, यस बॉस का, उसका जो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, वो गाना मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। तो गुनगुना दीजिए यहाँ भी। नहीं, अब मत करिए। अगर गुनगुना सकते हैं तो गुनगुनाइए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पलकें बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। राहुल जी, हमने अभी सुना है कि मंच पर आप एक्टिंग कर रहे हैं, कोई नाटक करने वाले हैं, तो ये एक्टिंग का जो चस्का है वो कैसे लगा आपको और कब लगा? नहीं, चस्का नहीं, मैं आपसे बताऊं, मैं अपने आप को ऑडियो विजुअल वर्कर मानता हूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके किसी भी माध्यम में काम करना, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। और ऐसा नहीं कि इसको कोई किसी कमाई बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या कुछ पाने के लिए, ये मुझे इतनी खुशी देता है कि अगर मैं अपना खाली समय जब भी मिलता है, तो ये हुआ क्या कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक दोस्त हैं, वहां
से पढ़े हुए हैं और इलाहाबाद से जी। हैं, आशीष शुक्ला, तो वो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा। मलाड में ही। तो वो एक दिन हम लोग जो है जॉगिंग करते हुए मिल गए, बोले एक नाटक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बधाई हो, कब है? बोले आप एक रोल कर रहे हो। अरे हमने कहा कहाँ, मतलब 26-27 साल हो गए, इलाहाबाद में कुछ किया था। अरे आप कर लेंगे, मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है। उन्होंने बोला सुबह 7 से 10 रिहर्सल होगी। मुझे लगा ये भी सही है कि सुबह सुबह उठ के 7 से 1 तो मेरा सुबह उठने का डिसिप्लिन बन जाएगा, जी। और 7 से 10 के बाद ही जिंदगी शुरू भी होती है यहाँ मोस्टली। तो हमने कहा ठीक है, उसके बाद नहीं रहूंगा। बोले अरे आप भाग जाना उसके बाद। तो बस इसलिए, क्योंकि जो भी इसमें, जैसे आपने बोला कि कई लोग शायद सोच भी रहे होंगे या सोचते होंगे कि यार कंफ्यूज हो, क्या करना क्या चाहते हो लाइफ में। मैं किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना है। मुझे अच्छा लगता है और मुझे जो जो मौका मिलेगा वो मैं करूंगा। और ये मैं कहीं एफर्ट लेने नहीं गया। आप सोचिए ना कि एक सामने दोस्त आके बोले कि तुम ये कर लो, जैसे आपने बोला वॉइस ओवर का भी, किसी एक ने बोला, मैं कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहा था तो एजेंसी वाले से बात हो रही थी। उन लोग क्या करते हैं, बहुत सी आवाजें सुनते हैं, इसको लगाएं इसको लगाएं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एडिट में जब हम एडिट करके भेजते हैं तो मैं एक आवाज अपनी लगा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए बोलना है कि अब ये शैम्पू आपको मिलेगा 25 रुपए में, मान लीजिए। तो मैं एक अच्छे से बोल के भेजता हूँ जिससे उनको अंदाजा मिले कि कितना टाइम में आएगा। उन्होंने सुना, उन्होंने बोला ये आप क्यों नहीं बोलते? अरे मैंने कहा हमारी आवाज क्या, ट्राई करते हैं, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो ठीक है, और वो पसंद आ गई तो वो दौर शुरू हो गया। और अब हम जानना चाहते हैं रुचि श्रीवास्तव, जो आपकी जीवन संगिनी है, उनके बारे में बताइए। किस तरह से उनसे मुलाकात हुई, कहाँ, किस मौके पर मुलाकात हुई? हमारे कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे तो जानते हैं ना, एक तो फिल्म लाइन में कोई आ जाता है तो वो तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाता है। तो लोग पहले तो ये ढूंढते हैं ना कि लड़का IIT हो, MBA हो, इंजीनियर हो तो शादी करें, वरना फिल्म वालों का क्या भविष्य है। जी। तो मैं समझ में आ गया था मेरे घर वालों की इसकी शादी होनी नहीं है। अच्छा। उन्होंने कई बार बोला कि तुम मुंबई में हो तो कोई ना कोई लड़की तो पसंद की होगी। और मेरा बहुत फोकस था कि बॉम्बे काम करने आया हूँ, इस चीज में मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो मैं श्योर था। अब कोई जो भी बोले कि नीरस आदमी हो चाहे जो भी हो, तो किस्मत की बात कहूँ कि कभी ऐसा हुआ नहीं। तो जब उनको समझ में आ गया कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो उन्होंने फिर मजबूरी में वर्गीकृत विज्ञापन में छपवा दिया। अच्छा। ठीक है। अब जैसे खैर रुचि मिल गई और वो कानपुर की थी, इलाहाबाद के। हमने जाते ही सोचा कि मना कर दे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उठाने में, यहाँ की कमाई में कैसे होगा। तो मैं जाके बोल दिया, ये देखो ये पेपर यही सब लिखता उगता हूँ, ठीक है। हम और पापा लोग जैसे होते हैं ना परिवार वाले, अरे बहुत कमा रहा है, 80-80 हजार 90 हजार, ये बात है 2006-7 की। मैंने जाके उनके पिताजी से बता दिया कि नहीं मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, 18,000 ही मिला है पिछले महीने, इससे ज्यादा आएगा नहीं। लेकिन वो उल्टा पड़ गया है। उन्होंने बाद में बोला कि इतना अच्छा लड़का नहीं, इतनी ईमानदारी मैंने आंखों में बहुत कम देखी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अब हमें कहते हैं अपने खुद ही हमने गड्ढा खोदा था तो गिर गए। तो फिर लेकिन ये जो गड्ढा खोदने की बात कही है, अगर रुचि श्रीवास्तव सुन लेंगी तो शायद आपको डांट भी पड़ सकती है। नहीं, आदत पड़ गई उन्हें इस सब बातों की ना। अच्छा। अब जानती हैं, कहानी लिख रहा पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोल के आता होगा, भगवान जाने। वो भी टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया से। हाँ, वो रुचि को हमेशा से बहुत स्ट्रांग सेंस था फैशन का और कपड़ों का, रंगों का। और यहाँ आने के बाद हमारी शादी हो गई तो रुचि ने अपनी इच्छा बताई कि क्योंकि मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का अनुभव था, फिल्म लाइन को समझता था, और रुचि लगा था ऐसे कर लेंगे। लेकिन हमने कहा करेंगे तो प्रोफेशनली करना, वरना मत करो। फिर जो प्रोफेशनलिज्म आ गया तो शुरू के 5-6 साल बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। अब जो है समझ में आ गया कि काम कैसे होना है, क्या करना है। तो रुचि अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं और उसमें बड़ा अच्छा बैलेंस रहता है। जो रुचि काम होता है मेरे पास नहीं होता तो हम बच्चों को संभालते हैं, उनको बस तक छोड़ना, टिफिन लगा के दे देना, और जब हम काम कर रहे होते तो रुचि संभाल रही होती है। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा बैलेंस है, ये सामंजस्य बना रहे तो अच्छा रहता है। राहुल जी, ये जो इतवार फिल्म है मैंने भी देखी है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, और ये जैसे हर घर की कहानी है। बहुत छोटी सी फिल्म है, इतनी छोटी सी फिल्म में आपने बहुत सारी बातें समेट दी है। और खास बात ये कि इसमें उदित नारायण साहब ने बड़ा ही प्यारा गाना गाया है। तो उदित नारायण को आपने कैसे जोड़ा? वो मैंने कहीं सोशल मीडिया पर देखा भी, वो आ रहे हैं और मतलब पूरा प्रोसीजर आपने बताया है उन्हें रिकॉर्ड करने का। गाने की बात है, मैं इस फिल्म में जो बात थी अपनी, मेरा बहुत मन करता है कि एक गाना वो हो जो कि गुनगुना सके आदमी। और इसके जो गीतकार हैं अनंत, मेरे पुराने दोस्त हैं, तो मैंने अनंत से रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा लिखो बहुत सादा हो। तो उन्होंने जो लाइन लिखी है, मन सुलझा तो बात लतीफे, उलझा मन तो बात बतंगड़, और वो है कि मन भला तो सब भला। उस गाने का जो तो मन भला तो सब भला रे, मन भला तो सब भला। तो आइडिया ये कहते अगर आपका मन भला है तो सब कुछ दुनिया आसपास सब कुछ भला रहेगा। अब इस आवाज के लिए बड़ी एक होता ना कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं उदित नारायण जी को, और खुली आवाज, आवाज तो लगा उनसे कोशिश करते हैं, मानेंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है उनके सामने। उनके पास गए तो आप देखेंगे जो वीडियो की आप बात कर रही हैं, मेकिंग ऑफ ये सॉन्ग, उसमें बोल रहे हैं यार बड़ा अच्छा लिखा है तुम लोगों ने, जो होता ना कि सादा मन सादा, यार मजा आएगा। फिर उन्होंने रिहर्स किया। हम लोग सोच रहे थे कि बोलेंगे ये मैं ऐसे गाऊंगा तुम लोग ले लो, मतलब ज्यादा नौटंकी नहीं हुआ। कमाल क्या है कि वो एक ही स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं वर्षों में, पंचम स्टूडियो। एक दिन आए शाम को लगभग
लगभग 6:30-7 बजे, और मैं तैयार सब बैठे थे। आके कहते हैं राहुल यार सुर नहीं लग रहा है, आज ना करें चलेगा? मैंने कहा लगता है यार ये टांग रहे हैं, मतलब ये अब हमको फंसा देंगे क्योंकि हम सब आ चुके हैं इतना दूर। फिर उन्होंने क्या कहा, मैं कल आता हूँ। तो मैं कहा आना तो पड़ेगा ही। सुबह पहुंचे, बोले आज मूड है देखो, अब देखना सुर लगाता हूँ। लगा और उन्होंने गाना शुरू किया। फिर तो मतलब 6-7 घंटे तक पहले रियाज, फिर गाना टेक करते रहे, बहुत बातें की अपने बारे में। वो सब हमने कुछ डाला है वीडियो उनके बारे में, और बहुत अच्छा हो गया गाना हम लोगों के लिए। हमारी जिंदगी का तो एक अहम हिस्सा बन गया वो गाना। तो वही अगर आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं वो मेकिंग है कि कैसे क्या क्या पर्दे के पीछे क्या हुआ रिकॉर्डिंग में। तो अच्छा, मुझे खुशी है आपको फिल्म पसंद आई, और अब लगता है विविध भारती के श्रोता भी अगर देखेंगे उन्हें भी फिल्म पसंद आएगी। उदित नारायण साहब से जो जुड़ी हुई बातें आपने बताई हैं, सचमुच उदित साहब बड़े ही सरल, सहज, विनम्र इंसान है। विविध भारती के स्टूडियो में एक बार आ चुके हैं और जल्दी ही उन्हें हम दोबारा आमंत्रित कर रहे हैं। हमें इंतजार है उनके आने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा राहुल जी आपसे बात करते हुए। बड़ी रोचक बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, और बड़ी प्रेरणादायक बातें भी बताई कि किस तरह से संघर्ष करके इंसान आगे बढ़ता है और काम से घबराता नहीं। तो ये प्रेरणा हमारे श्रोताओं को जरूर मिली होगी। और अब बातचीत को यहीं विराम दे रहे हैं। राहुल जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते ममता जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जाने माने फिल्म एडिटर, निर्देशक और लेखक राहुल श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम समाप्त होता है।